मेरे अजीज दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स, आज फिर हम एक कहानी लेके आपके सामने मौजूद हुए हैं। एंड आई रियली थिंक हार्ड। हर बार मैं आपको एक कहानी बयान करने से पहले सोचता हूँ कि आज क्या सुनाऊंगा, और इस कहानी को पिछली कहानी से मुख्तलिफ क्यों होना चाहिए, या जैसे कि कुछ लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि मैं बहुत उर्दू ना बोला करूँ, इस कहानी को पिछली कहानी से क्यों डिफरेंट होना चाहिए। आज हम एक ऐसे गैंगस्टर की कहानी डिस्कस करेंगे जिसको, मतलब मैं आपको ये बता दूं कि अगर मुंबई माफिया को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाए, मुस्लिम माफिया एंड महाराष्ट्रियन माफिया, तो मुस्लिम माफिया में एक पागल था जिसका नाम था समद समद खान। इसकी कहानी हम फिर कभी डिस्कस करेंगे, जो मेरी बुक आपको डेंजर डजन में मिल जाएगी। और जो महाराष्ट्रियन माफिया में एक पागल था, उसका नाम था सदानंद पावले उर्फ सदा मामा। ये शुरू से इसके जहनी तौर पे ही वॉज एबनॉर्मल, यानी उसको आप कह सकते हैं कि ये आम इंसान जैसा बिहेव करता ही नहीं था। हम लोग एकदम पीछे से चलते हैं और फिर इसकी जो कहानी है उस इंटरेस्टिंग कहानी पे हम लोग आते हैं। सदा पावले जो है वो दगड़ी चौल में बड़ा हुआ, और जिस जमाने में वहां पे ब्रा गैंग यानी BRA, बाबू रेशम, रमा नायक एंड अरुण गवली, इन तीनों के पहले लेटर्स मिलाकर के BRA गैंग जो है वो मशहूर थी। यानी जब दाऊद साबिर गैंग की बात जब डी गैंग हो गई, तो इन लोगों ने यहाँ पे BRA गैंग जो है वो कायम की थी। और जब बाबू रेशम को विजय उतेकर ने 7 रास्ता जेल में घुस के मारा था, ये कहानी हम फिर भी डिस्कस करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अजीब कहानी है ये। और जब रमा नायक का एनकाउंटर जो है वो चेंबूर में हुआ था, उस वक्त सब इंस्पेक्टर राजेंद्र काटधारी ने 1987 में जो उसको एनकाउंटर में मारा था, उसके बाद अरुण गवली इस BRA गैंग का एकमात्र मेंबर बच गया था, और अरुण गवली जो है वो लीडर बन गया इस गैंग का। उस जमाने में मतलब नई नई उसकी लीडरशिप थी। वो उस दगड़ी चौल के और बाइकल्ला के आसपास के लड़कों को जमा करके एक गैंग कायम कर रहा था, या अपने आप को फिर से एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा था। इस जमाने में दगड़ी चौल के अंदर आपको बता दिया जाए कि एक व्यायामशाला थी। व्यायामशाला क्या होती है? जहां पे लोग एक्सरसाइज करते हैं, जो आज जो बहुत मॉडर्न जमाने में जिसको जिम कह दिया गया है, और जो लोग जो है वर्कआउट करते हैं, और जो लोगों ने उसका एक नया नाम दे रखा है, ये बहुत जमाने से इस महाराष्ट्र के कल्चर में शामिल है। व्यायामशाला यानी सब लोग जाके वहां पे व्यायाम करते हैं। शाला मतलब स्कूल, द स्कूल फॉर एक्सरसाइज। इस दगड़ी चौल की व्यायामशाला में बहुत से लड़के जो एक्सरसाइज करते थे, उसमें एक लड़का जो है सबसे अजीब था। मैंने जैसे कहा कि वो थोड़ा सा सनकी था, थोड़ा सा पागल था, और बहुत ज्यादा एबनॉर्मल था। उसका नाम सदा पावले था। सदा पावले बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करता था, वो बहुत मस्कुलर था, और कुछ ज्यादा एग्रेसिव भी हो गया था। तो जब ये लोग कबड्डी खेला करते थे वहां पे दगड़ी चौल के आसपास में, अगर किसी ने कोई जरा सा भी कानून का उल्लंघन किया, सदा पावलो जो है वो भड़क जाता था, और भड़क करके जो है वो किसी को पीट देता था, या डांट देता था, या गाली गलौज कर सकता था। ये एग्रेशन जो है सदा पावले को लोगों के दरमियान लोग नोटिस करने लगे कि यार इससे हम लोगों को पंगा नहीं लेना चाहिए, इससे हम लोगों को नहीं लड़ना चाहिए। सदा पावले जो है वो जवान होता गया और थोड़ा सा ज्यादा ही पागल होता गया। अब आपको बताएं कि सबसे पहले सदा पावले को लोगों ने कब नोटिस किया। 1990 के आसपास में। देखिए, अरुण गवली जो है उस वक्त अपने भाई पापा गवली की मौत का गम मना रहा था, और उसको इस बात का बहुत दुख था कि उसके भाई को मार दिया दाऊद ने, और वो बहुत शोक में था, बहुत दुखी था। फिर एक दिन उसको मालूम पड़ा कि उसका कातिल मनोज कुलकर्णी वो मुंबई आ रहा है। तब गवली ने कहा कि इसको कौन जो है वो ठिकाने लगाएगा, कौन इसका इंतकाम लेगा। उस वक्त पहली मर्तबा सदा पावले और विजय टांडेल को अपनी वफादारी दिखाने का उनको मौका मिला। सदा पावले ने विजय टांडेल को साथ ले जाके मनोज कुलकर्णी को सीधे सीधे जाके एकॉस्ट किया, यानी उसके जाके लोगों ने उससे पूछा,
और उसने कहा तुम जानते हो हम क्राइम ब्रांच से आए हैं और हम तुझसे कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। अब क्राइम ब्रांच और कुछ उसका हुलिया, कुछ लंबा चौड़ा सा आदमी, बहुत उस तरह से देख करके मनोज कुलकर्णी थोड़ा सा उसकी धौंस में आ गया। वो उनके साथ बाहर आया। व्हाइट एम्बेसडर बाहर खड़ी थी, जो उस जमाने में ऑफिशियल कार हुआ करती थी। सदा पावले ने उठाया और मनोज कुलकर्णी को उस एम्बेसडर कार के अंदर ठोस दिया और फिर उसको सीधा दगड़ी चौल लेके आए। कहते हैं कि मनोज कुलकर्णी को पकड़ के बहुत पीटा और इतना मारा, इतना टॉर्चर किया कि उसकी चीखों से आसपास का इलाका दहल उठा। लेकिन लोगों को मालूम पड़ गया कि सदा पावले एक खूंखार इंसान है और इस किस्म की हरकतें करता है। इसके फौरन बाद लोग सदा पावले को एक नई निगाह से देखने लगे। फिर क्या हुआ कि पुलिस ने जब सुना कि मनोज कुलकर्णी के मर्डर के पीछे सदा पावले का हाथ है, उन लोगों ने दगड़ी चौल पर रेड की। जब दगड़ी चौल पर उन्होंने रेड की तो वहां उनको कोई नहीं मिला, लेकिन सोफे में एक छुपी हुई AK-47 मिल गई। अब उस गन को वो किसी और की तरफ तो नहीं मंसूब कर पाए, लेकिन अरुण गवली को टाडा में टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज में अरेस्ट करने के लिए ये काफी था। 7 साल की सजा अरुण गवली को हुई। हमने अपनी कहानी पिछली बार बताया था कि वो हरसुल जेल में था टाडा के तहत, जहां हमने जाकर उससे मुलाकात की थी। इस 7 साल में अरुण गवली का गैंग जो है उसका कोई लीडर नहीं था। हालांकि अरुण गवली ने अपनी इनसिक्योरिटी में आशा गवली, अपनी वाइफ को गैंग हेड बना के गया था, लेकिन एक्चुअली बॉम्बे की जबान में एक लफ्ज है सिक्का चलना। सदा पावले का सिक्का चल रहा था। इसने लोगों को फोन करके धमकी दे करके उनसे वसूली करना शुरू की। आसपास के इलाकों में एक बिल्डर था। उस बिल्डर को एक गुमान हो गया कि मैं तो गवली का दोस्त हूं, मुझे क्यों डराना धमका चाहिए, मुझे कौन मारे पीटेगा। तो जब उसको सदा पावले ने पैसों की धमकी दी, उसने इनकार कर दिया पैसे देने से। अब सदा पावले ने इस बात का बिल्कुल लिहाज नहीं किया कि वो डैडी का दोस्त है या डैडी को ऑलरेडी पैसे देता है। सदा पावले ने गया, दनाते हुए उसके ऑफिस में घुसा, बिल्डर को लेके आया और बहुत पीटा उसे, इस हद तक पीटा कि वो अधमरा हो गया। फिर उसके बाद में सदा पावले ने आके उसके बेटे को फोन किया और कहा कि अपने बाप को आके दगड़ी चौल से ले जाए पैसे देने के बाद। जब उसका बेटा दगड़ी चौल पहुंचता है, वो अपने बाप को लहूलुहान देखता है, तब वो देख के हैरान हो जाता है और उस वक्त उसके सामने कोई और चारा नहीं होता। कहीं वहीं से उसने कर्जा लेके किसी तरह सदा पावले को उसने पैसे चुकाए, अपने बाप को वापस जिंदा ले गया। यानी सिर्फ हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आपने जो कुछ भी यानी ये इसकी कहानी में देख रहे हैं, एग्जैक्टली ऐसे ही समद खान की कहानी में भी कई वाकयात हैं, लेकिन आपको बताना चाह रहे हैं कि ये इतना पागल था। मैं एक वाकया और बयान करूं और फिर आज की अपनी कहानी का जो मेरा मेन सब्जेक्ट, मैं उस तरफ हाजिर रहता हूँ। आपको पता है कि वल्लभ ठक्कर जो एक जमाने में बहुत बड़ा बिल्डर था, वल्लभ ठक्कर जो है वो रघुवंशी मिल्स का मालिक था और वो उसको ऐसा लगता था कि उसको अरुण गवली किसी से खौफजदा नहीं होना चाहिए। देखिए, पैसा जो है इंसान को थोड़ा सा इस बात का अंदाज़ा दिलाता है कि शायद उस तक कोई ख़तरा नहीं पहुंचेगा। वल्लभ ठक्कर ने जो है शायद यही गलती की कि उसने अपने आप को महफूज समझ लिया। जब सदा पावले ने उसको फ़ोन किया कि मुझे 50 लाख की ज़रूरत है, 50 पेटी की, तब वल्लभ ठक्कर ने इस बात का इनकार कर दिया कि मैं तुम्हें कोई पैसा नहीं देने वाला हूँ, मतलब कम तो क्या, आधा तो क्या, बिल्कुल नहीं देने वाला हूँ। जब उसने इनकार कर दिया तो सदा पावले को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और तब सदा पावले ने सोचा कि मैं उसको माफ़ नहीं करूँगा। इस दौरान में जो है जब उसने और गाली गलौज की वल्लभ ठक्कर से और मुंबई पुलिस को लगा कि शायद ऐसी कोई घटना ना घटित हो जाए, उन लोगों ने एक मैसेज भी भिजवाया कि अरुण गवली से कहो कि सदा पावले को रोक दे। सदा पावले इस बात से और चिढ़ गया। अरुण गवली ने सदा पावले को समझाने की कोशिश की कि वल्लभ ठक्कर ने 25 लाख देने में मंजूरी कर दी है, उसको ले लेते हैं और मामला रफा दफा करते हैं। लेकिन सदा पावले ने अरुण गवली की बात भी मानने से इनकार कर दी। यानी अब ये वो मकाम था जो सदा पावले जो है वो लोगों के हद से बाहर हो चुका था। देखिए, मैंने कहा ना कि वो पागल था, यानी ही वॉज, वैसे एक बात ये आप सबकी बात ये इल्म में होगी कि हत्यारे जो है नॉर्मल इंसान नहीं होते। देखिए, एक होता है अचानक एक मर्डर हो जाना, एक हाथापाई में या सेल्फ डिफेंस में या किसी की जान बचाते हुए किसी के हाथ से हत्या हो जाए।
लेकिन ये जो मर्डरर्स होते हैं, इनको जो है जब मर्डर करने की आदत लग जाती है, ये मर्डर उनको आम इंसान से विपरीत कर देता है। ये लोग जो हैं फिर इनका साइकोलॉजी जो है ना नॉर्मल रहती है, ना इनके बिहेवियर नॉर्मल होते हैं। इनको फिर इंसान, इंसानियत, रहम, दया फिर कोई चीज़ समझ में नहीं आती। सदा पावले को अपना बॉस अरुण गवली जो उस गैंग का लीडर था, उसकी बात मानने में उसको प्रॉब्लम हो गया, चूंकि उसकी ईगो बीच में आ गई और उसने कहा कि उसने पुलिस में हमारे खिलाफ कंप्लेंट कैसे की, उसको इस बात की सजा भुगतनी होगी। यानी कोई और होता खौफजदा होता, कोई और होता तो शायद सोचता कि यार शायद इस वक्त मामला गर्म हो गया है और मैं थोड़ा पीछे हट जाऊं। सदा पावले ने उल्टा एग्रेशन दिखाया। उसने जाके दिन दिहाड़े वल्लभ ठक्कर का उसके ऑफिस में कत्ल कर दिया, गोलियां चलाई और जाके उसको मार दिया। एक इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की हत्या बंबई में मुंबई पुलिस के लिए बहुत खतरनाक थी। देखिए, इससे पहले ये ऐसी हरकतें कर चुका है। फॉर एग्जाम्पल, एक बिल्डर नटवरलाल देसाई, जो उसका नरमन पॉइंट पे जिसका ऑफिस था, और जब उसने अरुण गवली को इनकार किया था पैसे देने से, उस वक्त भी सदा पावले ने दिन दिहाड़े जा करके नटवरलाल देसाई की मर्डर कर दी थी। लेकिन उस वक्त तक मुंबई पुलिस के लिए एक गुत्थी थी कि ये किसने मर्डर की है शुरू में। अब वल्लभ ठक्कर के बाद मुंबई पुलिस जो है उसको लगा कि इस आदमी को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। तब आपको मैं बताऊं कि मुंबई पुलिस ने पहली मर्तबा ये सोचा कि इस सदा पावले को उनको हैंडल करना चाहिए। ये वो ज़माना था जब मेरी क्राइम रिपोर्टिंग की शुरुआत थी और मैं नया नया क्राइम रिपोर्टिंग कर रहा था और मुंबई पुलिस में बहुत से लोगों से मिल रहा था, यानी अपनी दोस्ती और लोगों से पहचान बिल्ड कर रहा था। यानी जब अरुण गवली से मेरी मुलाकात हरसुल जेल में हो चुकी, उसके बाद में जब यानी वो ज़माना ये था कि जब बॉम्बे के अंदर एनकाउंटर्स बहुत राइज हो गए थे। देखिए, आपको पता होगा कि इस बॉम्बे में जो अंडरवर्ल्ड के लोग थे, वो एक बार इस कदर ज़्यादा आपे से बाहर हो गए थे कि दिन दिहाड़े लोगों को मर्डर करने लगे थे। यानी मर्डर करते करते वो लोग जो आसपास में कोई विटनेस भी होता था, वो बेचारे, जिनको हम लोग अपनी ज़बान में इनोसेंट बाईस्टैंडर्स कहते हैं, यानी सिर्फ देखने वाले एक बेकसूर तमाशाई को भी वो लोग गोली मार देते थे। यानी 1998 वो ज़माना था जब बॉम्बे के अंदर मुंबई पुलिस की स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक तकरीबन 100 शूट आउट्स जो हैं वो रिकॉर्ड किए गए थे। इसका मतलब ये हुआ कि हर 3 दिन में एक हत्या जो है अंडरवर्ल्ड कर रही थी गोली मार करके। यानी वो ज़माना था कि जब मुंबई पुलिस के लिए मुश्किल हो गया था। यानी बहुत से उसको लॉस थे, मतलब गैंगस्टर्स टाडा में अरेस्ट हुए, उसके बाद MCOCA, महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्टिविटीज़, और ऐसे बहुत से स्ट्रिंजेंट लॉ इस्तेमाल किए जा रहे थे। लेकिन अंडरवर्ल्ड के इन गुर्गों को सिर्फ बंदूक की जो है वही भाषा समझ आती थी। तब उस वक्त जो है मुंबई पुलिस ने स्पेशल स्क्वाड्स का गठन किया। तो ये कम से कम उसमें से मुंबई पुलिस के अंदर 3 तो बहुत ही जबरदस्त स्पेशल स्क्वाड्स थी, और ये तीनों अपने आप में बहुत मशहूर और बहुत ही माहिर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट समझे जाते थे। मैं बात कर रहा हूं उस वक्त इंस्पेक्टर प्रफुल्ल भोसले की, मैं बात कर रहा हूं इंस्पेक्टर विजय सालस्कर की जो शहीद हो गए, और मैं बात कर रहा हूं इंस्पेक्टर प्रदीप शर्मा की। ये तीनों ने बहुत ख्याति प्राप्त की और इन दोनों को बहुत सफलता प्राप्त हुई बॉम्बे की अंडरवर्ल्ड को कंट्रोल करने में। यानी इन तीनों के ऐसा था कि खौफ था कि हालांकि प्रफुल्ल भोसले को और कोई देख के वो शायद ये सोचेगा कि किसी बैंक में काम करने वाला एक ऑफिसर है, हार्मलेस ऑफिसर है, लेकिन भोसले अपने आप में एक बहुत ही खतरनाक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे और एक ज़माने में सबसे ज़्यादा हिट्स इनके नाम पे थी। विजय सालस्कर इस बात के लिए मशहूर थे कि वो हमेशा बड़े बड़े जो गैंगस्टर्स हैं उनके पीछे जाते थे, और जैसे कि उन्होंने अपने ज़माने में जो विजय टांडेल और अमर नायक और इस किस्म के लोगों को जो इनकाउंटर किया था, और उसी तरह से प्रदीप शर्मा के एनकाउंटर के आंकड़े सबसे ज़्यादा थे। फाइनली जो है उन्होंने ऑफिशियली 111 लोगों को एनकाउंटर में मारा। मैंने अपनी किताब जिसका नाम था क्लास ऑफ 83, उसमें इन 3 ऑफिसर्स का जिक्र किया है। ये तीनों लोग जो थे ये एक्चुअली 1983 की जो पुलिस बैच थी उसके अफसर थे, और उस वक्त नासिक पुलिस एकेडमी के प्रिंसिपल थे श्री अरविंद इनामदार। अरविंद इनामदार खुद एक बहुत ही जियाले ऑफिसर थे,
और जब उनको अचानक मुंबई से क्राइम ब्रांच से जब बरतरफ कर दिया गया था, तब उन्होंने जो है जा करके इस एकेडमी में लोगों को ट्रेन किया था। यानी अगर तुमने एक इनामदार को हटा दिया तो हम तुमको 400 ऐसे लोग देंगे। तो जितने भी इनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे, चाहे वो इंस्पेक्टर भोसले हो, इंस्पेक्टर सालस्कर हो, इंस्पेक्टर शर्मा हो, या रविंद्र आंग्रे हो और असलम मोमिन हो, ये सारे के सारे इनकाउंटर स्पेशलिस्ट जो हैं वो 1983 बैच से आए थे। सो ये इस किताब में आप इन एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की झलकियां पढ़ सकते हैं। लेकिन मैंने इनका जिक्र इस वक्त क्यों किया कि एक वक्त में इन सारे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को ये चैलेंज दिया गया कि इन सब के लिए सदानंद पावले जो है वो टॉप प्रायोरिटी है। अब इन सब को जो है किसी और के पीछे पड़े ना पड़े, बट इनको जो है पावले के पीछे पड़ना है। यानी आप सोचिए कि इनके सारे रिसोर्सेस, इनकी सारी इंटेलिजेंस, इनकी सारी मेहनत और इनके सारे कॉन्टैक्ट्स, उस जमाने में जो है मुंबई पुलिस के लोग जो है दो तरह से लोगों को ट्रैक कर रहे थे। एक था वायरलेस टैपिंग, जो सबके फोन को, या उस जमाने नया नया जो है फोन टैपिंग शुरू हुई थी, फोन टैप किया जा रहा था। और एक दूसरा तरीका था ह्यूमन यानी ह्यूमन इंटेलिजेंस का, जिसको खबरी नेटवर्क कहते हैं। खबरी नेटवर्क के जरिए जो है वो लोगों से मालूम करना चाह रहे थे कि सदा पावले कहाँ है। मैंने पर्सनली, यानी प्रदीप शर्मा जो कि मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, और विजय सालस्कर और प्रफुल्ल भोसले, इन तीनों का एक वक्त में इंडियन एक्सप्रेस में इंटरव्यू किया था। और मैं उस वक्त जानना चाह रहा था कि ये तीनों, देखिए आपको एक बात और बता दें कि बावजूद कि ये सारे के सारे एक ही बैच के थे और ये सारे के सारे मुंबई पुलिस के स्पेशल स्क्वाड्स के अफसर थे, इन तीनों में एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट थी। ये चाहते थे कि इनमें से कौन जो है वो बहुत ज़बरदस्त जो है कामयाबी हासिल करेगा। तो ये लोग जो है अपनी जो है एनकाउंटर्स के नंबर्स के अलावा ये लोग ये भी देखते थे कि किसको किस वक्त, यानी कब जब टॉप बॉसेस जो है किसी को बहुत खतरनाक समझ रहे हैं, उस वक्त ये लोग जो है जाके उसको गिरफ्तार करें या उसका एनकाउंटर करें। तो ये तीनों में उस वक्त एक होड़ लगी हुई थी, एक मुकाबला था कि हम में से कौन सदा पावले को गिरफ्तार करेगा या एनकाउंटर करेगा। तब मैंने नागपाड़ा पुलिस स्टेशन जाके मैंने उनसे मुलाकात की और मैंने उनसे पूछा कि इस वक्त आपकी टॉप प्रायोरिटी कौन है। सालस्कर जो अपनी रिवॉल्वर को लेकर बैठे थे उस वक्त, वो उनसे कहने लगे सदा पावले। और फिर मैंने उनसे और बहुत सी बातें की। फिर मैंने उनसे फिर पूछा कि अच्छा आप आजकल क्या कर रहे हैं। वो कहले मैं आजकल सिर्फ सदा पावले के पीछे लगा हुआ हूँ। अजीब। विजय सालस्कर एक बहुत होनहार ऑफिसर हैं, लेकिन उन्होंने अपने इस 10-15 मिनट की मुलाकात में 2 बार उन्होंने सदा पावले का जिक्र किया। मैं उसके बाद पहुंचा अंधेरी और मैंने जो है प्रदीप शर्मा से बात की। उस जमाने में प्रदीप शर्मा और दया नायक दोनों साथ में काम करते थे और दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। मैंने प्रदीप शर्मा से पूछा कि आप क्या कर रहे हैं। प्रदीप शर्मा ने उस जमाने में वेस्टर्न सबर्ब्स के अंदर जो है लगभग अंडरवर्ल्ड के आतंक को खत्म कर दिया था, यानी ही वॉज फेयरली सक्सेसफुल प्रदीप शर्मा ने अपने ज़माने में। तो यानी वेस्टर्न सबर्ब में लोग कहते हैं कि अगर सुकून है, स्पेशली फिल्म इंडस्ट्री में, उनका कहना था कि इट वॉज बिकॉज ऑफ प्रदीप शर्मा। और दया नायक जो इनके डिप्यूटी थे, उन दोनों से मैंने मुलाकात की और फिर दोनों से बातचीत की। तकरीबन उनके साथ भी मैं काफ़ी देर बैठा और बातचीत बहुत सी चीज़ें, यानी फिल्म इंडस्ट्री, उनका जो दाऊद के साथ जो कनेक्शन है, उनके एक्सटॉर्शन रैकेट्स, जो दाऊद का जो फिल्म फाइनेंस करने का जो चक्कर है, सब बातें करते करते मैंने उससे पूछ लिया कि अब आप किसका पीछा कर रहे हैं, अब आपके हिट लिस्ट में कौन है। प्रदीप शर्मा जो है बहुत बेबाक थे, वो अपनी सादा अल्फाज लैंग्वेज में बहुत ज़बरदस्त बातें कर जाते थे। उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने देखकर कहा कि इस वक्त मेरी सारी के सारी जो तवज्जो है, मेरा पूरा जो अटेंशन है, वो सिर्फ और सिर्फ सदा पावले के लिए है। मैं हैरान रह गया कि एक ऑफिसर नागपड़े बैठा हुआ है, एक ऑफिसर अंधेरी में बैठा हुआ है, 2 एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं और दोनों जो है वो सदा पावले को अपने या गिरफ्तार करना चाहते हैं या एनकाउंटर करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स आई मीन दे वांट टू डू एनकाउंटर, लेकिन उन्होंने मुझसे इस बात को उस वक्त एडमिट नहीं किया। फिर मैं पहुंचा मिस्टर प्रफुल्ल भोसले के पास जो घाटकोपर में थे। उनसे मैंने पूछा कि आप जो हैं वो इस वक्त किसके पीछे हैं। मुझे लग रहा था कि शायद वो इस तरफ जो तिलक नगर में छुड़ा रहे हैं कि लोग जो बिजी हैं या और लोग हैं, शायद वो जो हैं उनके ऊपर फोकस कर रहे होंगे। भोसले ने कहा कि मैं तो सभी गैंगस्टर पे नजर रख रहा हूँ। ही वॉज वेरी डिप्लोमेटिक। प्रफुल्ल भोसले जो है वो साफ साफ नहीं कहना चाहते थे। सो उन्होंने मुझसे एक्चुअली बहुत से डिप्लोमेटिक जवाब दिए। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो अंडरवर्ल्ड पे पूरी नज़र रखा हुआ हूँ
और जो भी जुर्म करेगा वो मुझसे बचेगा नहीं। वेल डन, बहुत अच्छी बातें की उन्होंने। और फिर मैंने उनसे कहा कि आप फिलहाल कोई ख़ास गैंगस्टर है जिसके पीछे आप जाना चाह रहे हैं, या जिसको आप पकड़ना चाहते हैं, या जिसको आप एनकाउंटर करना चाहते हैं। भोसले ने बहुत अच्छा सेंटेंस कहा, जो मुझे वो उनका सेंटेंस याद रहा। भोसले के लिए, देखिए एनकाउंटर हम करते नहीं, एनकाउंटर हो जाता है। यानी अगर कोई अपराधी हमारे सामने बंदूक लेके आ जाए तो मैं मरने से इनकार कर देता हूँ। यानी इट इज क्लियरली सेइंग कि आई विल नॉट डाई इन दिस एनकाउंटर। यानी अगर दोनों के बीच में जिंदगी और मौत का संघर्ष होगा तो हमेशा वो गैंगस्टर होगा जो मरेगा, मैं नहीं मरूंगा। तो मैंने कहा अच्छा, इस बार आप किस गैंगस्टर के पीछे पड़े हुए हैं? उन्होंने कहा वैसे तो मेरी लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन फिलहाल मेरे लिए सदा पावलो जो है वो बहुत ही अर्जेंट बेसिस पर उसके पीछे हूँ मैं। कमाल, अंधेरी से लेकर घाटकोपर या नागपाड़ा, यानी ये पूरा ट्रायंगल, और लगभग इन तीनों के दरमियान जो है मुंबई की पूरी अंडरवर्ल्ड, और इनका सबसे ज़्यादा जो अटेंशन है वो है सदा पावले पे। मेरे ख्याल से, मतलब जो मेरा तजुर्बा रहा है क्राइम जर्नलिज्म का, क्राइम रिपोर्टिंग का, मैंने किसी एक वक्त में 3 लोगों को किसी एक गैंगस्टर के पीछे, यानी विजय सालस्कर, प्रफुल्ल भोसले और प्रदीप शर्मा को, मैंने इस तिकड़ी को कभी भी एक पर्टिकुलर गैंगस्टर को इस तरह से इतना अर्जेंटली बेतहाशा ढूंढते हुए नहीं देखा जो मैंने इन लोगों को सदा पावले के देखा। एनीवे, ये जो उनका जो चेज था ये ज़्यादा लंबा नहीं चला। आई थिंक विद इन फ्यू मंथ्स हमने देखा कि एक दिन सदा पावले, जो कि अपने भाई आनंद के साथ जो है वो जा रहा था शिरडी के लिए, दर्शन के लिए, वहां पे उसको राजावाड़ी यानी घाटकोपर ईस्ट में विजय सालस्कर ने उसका पीछा किया और फिर सदा पावले का एनकाउंटर हो गया। मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाना चाहता हूँ बिकॉज ये अपने आप में काफ़ी कंट्रोवर्शियल एनकाउंटर था, लेकिन सदा पावले को मारने की कामयाबी जो है इसका सेहरा विजय सालस्कर को मिला। अब सिर्फ मैं आपसे यही बताना चाह रहा हूँ कि ये आदमी कितना बड़ा सरदर्द होगा मुंबई पुलिस के लिए कि उनको अपने 3 बेहतरीन अफसर्स को इसके पीछे लगाना पड़ा। एनीवे, ये सदा पावले का खात्मा जो है इसने अरुण गोली गैंग को लगभग खत्म कर दिया। यानी उसके बाद जो है कोई और इतना जो है खतरनाक और ऐसा खौफजदा आदमी इस गैंग में नहीं रहा जितना बड़ा सदानंद पावले था। सो माय पॉइंट इज के ये, यानी इस माफिया के अंदर जो लोग होते हैं, कुछ लोग शायद कभी कभी हट जाते हैं, कभी कोई लोग दब जाते हैं, और शायद वो लोग जो है फरार हो जाते हैं, लेकिन बात ये थी कि जो भी ये तीनों काम नहीं करता वो मिट जाता है, जैसा कि पावले केस में हुआ। तो एनीवे, जैसा कि हम हमेशा मानते आए और डिस्कस करते आए हैं कि बुराई का जो अंत है वो बुराई होता है, विच इज़ व्हाट हैपेंड टू सदा पावले। ये आदमी, यानी हमने आपसे कहा ना कि इसका आतंक इस कदर ज़्यादा था कि उसको लोग जो है महाराष्ट्रियन माफिया का मामा कहा करते थे। यानी वैसे बहुत से मामा गुजरे हैं, यानी अपने अंडरवर्ल्ड के आप लोगों को, जो बहुत से लोग हैं आप देखेंगे उनको बंडिया मामा और बहुत से मामा का नाम गुजरा है, लेकिन ये मामा सबसे खतरनाक मामा था। तो ये कहानी थी सदा पावले की, और हम इसको अगली बार जो है आपके सामने एक नई सीरीज पेश करेंगे। उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच। आप इस तरह से आते रहिए और मेरी हिम्मत अफजाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।